जय साथियों। मैं नवीन शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं साथी, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग शानदार स्वस्थ और मस्त होंगे साथी, और पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे साथी। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है मित्र, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। बस उसी दिन के लिए हम लोगों को लड़ना है और हर रोज अथक प्रयास करना है मित्र। और इसी श्रृंखला में आज ये आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 14 है मित्र, और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आज हम लोग करेंगे। और आप आज मुझे बताएंगे मित्र, अंत में आप हमें बताएंगे कि आपका जो स्कोर रहा है इसमें कितना रहा है, पूरी ईमानदारी से बताएंगे साथी। चलिए जुड़ते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, अर्थात ये उन्नत है क्या। उन्नत शब्द क्या है भाई, आपको बताना है कि क्या ये प्रतिविशेषण है, या फिर क्रिया विशेषण है, या फिर विशेषण है, या फिर विशेष्य है, आपको बताना है साथी। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं साथी क्रिया विशेषण क्या होता है, तो आपको पता होगा सर, क्रिया विशेषण जो होता है, क्रिया विशेषण मतलब ऐसा ऐसे विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप सबको पता होगा साथी, जैसे तेज चलना, क्या तेज चलना या फिर तेज दौड़ना, ये क्या हो जाएगा, दौड़ना। यहाँ पे क्या है साथी, यहाँ पे दौड़ना तो हमारी क्रिया है, क्रिया है। और क्रिया को पहचानने के लिए मैंने आपसे बताया था कि जिसके भी लास्ट में ना शब्द जोड़ने पे एक आपको सार्थक शब्द मिलता है साथी, वो सब के सब हमारे क्रिया होते हैं, वो सब के सब क्रिया होते हैं। तो देखिए, इसके लास्ट में हमारा क्या है, दौड़ना हमने बना दिया। मूल शब्द इसका क्या होता है, दौड़ होता है साथी। और दौड़ जो मूल शब्द है, मूल शब्दों को ही हम लोग धातु भी कहते हैं, ये बात आप जानते होंगे। मूल शब्द ही धातु कहलाते हैं, और उसमें अगर हम लोग इस तरीके से प्रत्यय जोड़ देना तो हमारा क्या बनेगा, दौड़ना बनेगा साथी। और दौड़ना क्या है, हमारा एक एक क्रिया है साथी। और क्रिया के पहले देखिए यहाँ पे लिख रखा है क्या, क्रिया विशेषण, यानी कि वे विशेषण या वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता को बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। तो दौड़ने की विशेषता को कौन बता रहा है, तेज, यानी कैसे दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ रहा है। इसका मतलब साथी क्या होगा, तेज क्या होगा, तेज उसका क्रिया विशेषण होगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, विशेषण। तो मैंने आपको विशेषण को बताया था कि वे शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वे सारे के सारे विशेषण कहलाते हैं। और अगर हम बात करें विशेषण होते हैं कितने टाइप के हैं मित्र, बस एक ट्रिक मैंने आपको याद कराया था। विशेषण में कितने शब्द कितने अक्षर आ रहे हैं, देखिए 1 2 3 और 4। अगर 4 आ रहे हैं, इसका मतलब विशेषण होते हैं कितने प्रकार के हमारे, तो 4 प्रकार के होते हैं मित्र। कौन कौन होते हैं, क्या इसको कैसे याद रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जीपीएस। यस, बस ये ट्रिक आपको रखना है कि जीपीएस, जीपीएस आपको ऑन करना है, हाँ एस ऑन करना है। देखिए जी से क्या हो जाएगा, आपका गुणवाचक हो जाएगा मित्र, गुणवाचक होगा। पी से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या परिमाणवाचक होगा, परिमाणवाचक होगा। अगर मैं आपसे बात करूं एस से, तो क्या होगा, ये संख्यावाचक हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। अगर मैं दूसरे एस से बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ये सार्वनामिक हो जाएगा। इसी को निजवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं, इस बात को आप जानते होंगे। चलिए फिर आगे मैं बात करूं विशेष्य क्या होते हैं, तो विशेष्य का मतलब होता है कि वे शब्द जो किसी भी, मतलब जिसकी भी विशेषता बताई जाती है, जिसकी भी विशेषता बताई जाती है, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। यानी जो शब्द किसी की विशेषता बताएं वो तो विशेषण होते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है मित्र, वो क्या होता है, विशेष्य होता है। इस बात को आप जान रहे होंगे। तो इसने कहा कि उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, तो देखिए उन्नत जो शब्द है साथी, उन्नत प्रकार के बीज, मैं आपसे कहूं उन्नत प्रकार के बीज है ना, उन्नत प्रकार या फिर उन्नत किस्म के बीज होंगे, किस्म के बीज। तो देखिए यहां अगर मैं आपसे बात करूं उन्नत किस्म के बीज मतलब क्या, हाइब्रिड भी हम लोग कह सकते हैं, संकर प्रजाति के जो होते हैं। देखिए तो उन्नत क्या है, ये विशेषता बता रहा है, किसके, इस प्रकार इस बीज की विशेषता बता रहा है। अर्थात किसकी विशेषता, किसी की बता रहा है। जब विशेषता बताता है तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग, विशेषण कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, विशेषण। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो इसका जो बनेगा वो संज्ञा शब्द क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, इसकी उन्नति की मैं बात करूं, उन्नति हो जाएगा साथी, उन्नति हो जाएगा। ठीक है, उन्नत क्या है, ये विशेषण होगा। उन्नति क्या होगा, उन्नत क्या होगा, तो विशेषण होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने।
चलिए आगे कह रहे हैं कि दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा होगा। प्रचुर का आपको विलोम बताना है कि प्रचुर मत का विलोम क्या होगा। ठीक है, विलोम का मतलब होता है अपोजिट, यानी कि इसका उल्टा बताना है साथी। क्या मृदुल होगा, क्या अल्प होगा, निम्न होगा या ऊर्ध्व होगा। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं मृदुल का मतलब क्या होता है, मृदुल का मतलब होता है मीठा साथी, तो इसका क्या बन जाएगा, कड़वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथी, तो कड़वा बन जाएगा। अगर मैं बात करूं अल्प की आपकी, देखिए कह रखा है प्रचुर का क्या होगा, तो प्रचुर मतलब निम्न का, तब तक हम लोग देखते हैं निम्न क्या क्या हो जाएगा साथी, तो निम्न का हो जाएगा उच्च। ठीक है, निम्न का बन जाएगा क्या, उच्च बन जाएगा। ऊर्ध्व क्या बन जाएगा साथी, तो अधः बन जाएगा। और आगे इसने क्या रखा, प्रचुर का विलोम शब्द क्या होगा। प्रचुर मतलब क्या होता है मित्र, बहुत ज्यादा मात्रा में। प्रचुर मात्रा मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, अर्थात इसका विलोम क्या होगा, कम मात्रा में। और कम को ही क्या कहते हैं, अल्प, है ना, क्या कहते हैं, अल्प कहते हैं मित्र। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। कह रखा कि जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहां माना जाता है क्या, डॉट 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 डॉट, क्या माना जाता है ये आपको बताना है साथी। देखिएगा हमने आपको बताया था अलंकार के बारे में साथी। देखिए अलंकार दे रखा है, मैंने कहा अलंकार इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारे जिंदगी में आभूषण, और अलंकार का मतलब भी होता है साथी क्या, आभूषण होता है। तो जितना ही आभूषण हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है साथी, उतना ही वह महत्वपूर्ण है कहां पे, तो उतना ही महत्वपूर्ण है काव्य में भी मित्र। इसलिए बहुत जरूरी है इस बात को हमें याद रखना। देखिए कह रहा है जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो। मैंने आपको सिखाया था अलंकार मुख्यतः अगर मैं बात करूं तो दो तरीके के होते हैं, एक शब्द अलंकार होता है और दूसरा अर्थालंकार होता है मित्र। शब्द अलंकार हमने देखा था कि जहां शब्दों के आधार पे चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पे शब्दों के कारण होता साथी, वहां पे हमारा शब्द अलंकार होता है। लेकिन जहां शब्दों के अर्थ अर्थ से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पे अर्थालंकार होता है। मैंने ये बात आपको बताया था मित्र। शब्द अलंकार की आपसे मैं बात करूं, देखिए मैं आपसे बात करूं शब्द अलंकार के मित्र, तो शब्द अलंकार जो होते हैं ये कई टाइप के, स्पेशली तीन में आपसे बात करूं कौन कौन से होते हैं साथी, तो अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास होता है, और क्या होता है, यमक अलंकार होता है। आगे मैं बात करूं आपसे कौन सा होता है, तो श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष अलंकार होता है, इस पर भी हम लोगों ने बात कर रखा था साथी की अनुप्रास जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल हमने देखा था तरिण तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। आगे कह रहा है यमक अलंकार की अगर मैं बात करूं तो यमक अलंकार मतलब जहां पे एक ही शब्द की आवृत्ति हो और उसके हर बार अर्थ जो होते हैं क्या होते हैं, दो बार आया और उनके दोनों बार अर्थ अलग होते हैं साथ ही, वहां पे यमक अलंकार होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं श्लेष की तो एक ही शब्द हमारा आता है मित्र लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग होते हैं, वहां हमारा श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुनिए, ये चीज हम लोगों ने देख रखा था। तो यहाँ पे इसने कहा है अर्थ से चमत्कार जहां स्पष्ट होता है मित्र उसका मतलब होता है क्या, क्या कहीं अर्थालंकार है, बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा जो होगा बिल्कुल ही सही होगा, क्या, अर्थालंकार। देखिए पहले देर का विभावना अलंकार, तो मित्र विभावना का मतलब सोचिए बिना भाव के काम हो, अर्थात कैसे, यानी बिना कारण के ही कार्य होना शुरू हो जाए। बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी बिना पैर के ही लंगड़े व्यक्ति चलना शुरू कर दे, साथ ही बिना कान वाले अर्थात बहरे व्यक्ति को सुनाई देने लगे, तो इस तरीके की चीजें जो है वहां पे क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं आपसे अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न में देखिए फिर से आगे आपके सामने अलंकार का प्रश्न मित्र, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखिए क्या करा है, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, अलंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्याप्त है ये आपको बताना है साथी, है ना, कौन सा अलंकार व्यक्त कर रहा है ये आपको। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए कितना बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है कि नहीं की गई है, पहले ये बताइए। देखिए कह रहा है कि हनुमान जी के पूंछ में तो अगी है नहीं लगी, पूरे निशाचर जो थे लंका में ना दौड़ दौड़ कर भागना शुरू कर दिए, अरे बाप रे बाप कौन सा भारी बंदर आ गया, ये तो पूरा लंका का खत्म कर देगा कहानी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतनी चढ़ा बढ़ाकर बातें की गई हैं, तो इसका मतलब जहां बातें चढ़ा बढ़ाकर की जाती वहां पे अलंकार कौन सा होता है मुझे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। क्या अतिशयोक्ति अलंकार होगा कि नहीं होगा मित्र, आप बताइए। बिल्कुल होगा सर, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना। अगर मैं बात करूं अभी आपसे और भी कुछ उदाहरण की मैं बात करूं, तो आगे नदियां पड़ी अपार राणा ने देखा इस पार तब तक घोड़ा था उस पार,
है ना। तो ऐसी बहुत सारे आपको मिलेगा ऐसी चीजें जहां पर बढ़ा चढ़ा करके बातें की जाती हैं। तो जहां भी बात एकदम जबरदस्त की जाए बढ़ा चढ़ा के, वहां अतिशयोक्ति अलंकार है साथी। और जीवन में हर रोज आपको अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण मिलते होंगे, है ना। कुछ लोग इतनी जबरदस्त जबरदस्त फेंकते होंगे, आपको लगता होगा कि हाँ भैया एकदम क्या बल्ले बल्ले बात है ना। चलिए, तो इसका मतलब अलंकार कौन सा होगा हमारा यहाँ पे, अतिशयोक्ति अलंकार होगा मित्र, अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगले उदाहरण की मैं बात करूं, क्या ये रूपक अलंकार है? बिल्कुल नहीं है। रूपक अलंकार का मतलब होता है जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार को पहचानने की सिर्फ एक ट्रिक मैंने आपको बताया, आप देखिए और जवाब दीजिए। उसमें योजक चिन्ह लगा हुआ होता है साथ ही, वहां पे अलंकार होता है कौन सा? रूपक अलंकार होता है। यानी कि उपमेय उपमान दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है। उदाहरण की बात करूं तो क्या, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मतलब मैं खिलौना नहीं चंद्रमा को ही खिलौने के रूप में लेना चाहता हूं। वहां पे अलंकार क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। ठीक है, देखिए अन्योक्ति अलंकार कहा है, इसका मतलब होता है कि जहां पर किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे शब्दों के माध्यम से उसे संदेश दिया जाए, समझाया जाए, वहां पे अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है, उपमा के लिए मैंने आपको बताया था, जहां अगर मैं बात करूं उपमा की तो मतलब यहाँ पे तुलना होता है साथी, वहां पे तुलना। और उपमा की बात करूं मैं तो सा सम से समान सरिस ये शब्द जहां भी आते हैं, सा आता है सम आता है ना। तो यहाँ पे मैं बता दिया आपको कि यहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पे होता है हमारा उपमा अलंकार। और उम्मीद करता हूं साथी समझे होंगे जबरदस्त। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं, है ना। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कौन कहा था? कबीरदास जी ने कहा था कि भैया मैंने पढ़ा लिखा नहीं जीवन में, लेकिन सोचिए आज उन्होंने जो भी चीजें देकर गया समाज को, कितना बड़ा आंदोलन के रूप में वो चीजें हैं, और आडंबर पर बहुत बड़ा प्रभाव इसका प्रहार है साथी, और बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। देखिए तो आगे मैं बात करूं, कबीरदास की रचनाएं किसमें संकलित थी, तो क्या बीजक में थी, क्या पदावली में थी साथी? ये पदावली कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, पढ़ावली नहीं है। क्या मृगावती थी, या फिर सूर सागर थी? तो सूर सागर नहीं होगी, ये सूरदास की होगी। मृगावती की बात करें साथी तो कुतुबन की होगी। और मैं यहाँ पे अगर बात करूं पदावली बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये तो तुलसी वगैरह की होगी। अगर मैं बात करूं बीजक तो हाँ बिल्कुल ही, बीजक किसकी रचना था साथी? तो बीजक रचना थी किसकी? कबीरदास की। और कबीरदास की जितनी भी रचनाएं थी, इसकी मैं बात करूं बीजक की, तो लगभग लगभग इसके 11 पार्ट थे साथी, इसमें इनका संकलन मिलता है। तो अगर कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर इन्होंने लिखा कैसे मित्र? आपका प्रश्न ये भी तो दमदार होना चाहिए, है ना। तो देखिए लिखने का काम किया था कौन? इनके साथ रहते थे कौन? धर्मदास। कौन? धर्मदास रहते थे साथी, और धर्मदास ने ही इनका संकलन किया। इनके जितने भी दोहे आपको मिलेंगे वो सब का सब संकलन कौन किया? तो धर्मदास ने किया था, उनका संकलन किया था, अर्थात लिखने का काम किया था। ठीक है, तो कबीरदास जी की रचनाएं निम्न में से कौन सी थी? तो साथी बीजक थी, है ना। आपसे और बात करूं साथी कौन सी थी, तो साखी है इनकी रचना, है ना। साखी है, और कौन सी है? शबद है, और कौन सी है? साखी शबद है, और कौन सी है? रमैनी है, और कौन सी? रमैनी। कबीरदास की बात करूं साथी तो कबीरदास क्या थे? ये निर्गुण काव्य धारा के क्या थे साथी? तो ये निर्गुण काव्य धारा के सूफी संत थे। कैसे संत थे साथी? सूफी संत थे, निर्गुण काव्य धारा के सूफी संत थे। सूफी संत थे, ज्ञान, है ना। तो ये चीजें थी साथी निर्गुण काव्य धारा के। और बात करूं ज्ञान मार्गी के, ये कैसे थे? सूफी संत थे साथी। और कबीरदास जी को ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ही कौम के लोगों में विवाद हो गया कि कौन इनकी बॉडी को, दोनों ही चाहते थे कि मैं इनकी बॉडी को ले लूं, लेकिन अकस्मात ऐसा हुआ कि इनकी बॉडी जो थी चद्दर से ढकी हुई थी, और उस बॉडी को जैसे ही इन दोनों लोगों में ऐसी चीजें हुई, तो कुछ ही देर बाद क्या हुआ, चद्दर हटाते ही देखा गया कि वहां पे 2 पुष्प ही मिले मित्र, और एक हिंदू भाई को और एक मुसलमान भाई को दे दिया गया, है ना। चलिए तो आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न पे क्या है। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? आपको बताना साथी, नीरजा पर कौन सा पुरस्कार मिला? आप तब तक मुझे बताएंगे साथी, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था और कब मिला था? चलिए अगर मैं बात करूं आपसे, क्या भारत भारती मिला था, या सक्सेरिया पुरस्कार मिला था, या फिर ज्ञानपीठ, या फिर द्विवेदी पदक? ठीक है, चलिए देखिएगा नीरजा की मैं बात करूं साथी, तो इनको 1934 ईस्वी में मिला था कौन सा पुरस्कार? नीरजा पर सक्सेरिया पुरस्कार मिला था मित्र, सक्सेरिया पुरस्कार 1934 1934 ईस्वी में इनको मिला था। ठीक है,
अगर मैं बात करूं साथी कि इन्हें सबसे पहले भारत भारती किसको मिला था सबसे पहले पुरस्कार, तो वो भी भारत भारती भी सबसे पहले किनको मिला था साथी, तो सबसे पहले भारत भारती मिलने वाला कौन थी, महादेवी वर्मा थी। महादेवी वर्मा की बात करूं साथी तो छायावाद में इनकी आती है, गिनती होती है, छायावादी कवियों को पूछताछ आती तो छायावादी कवित्री थी ये। ठीक है, कौन सी छायावादी कवित्री थी, इस बात को भी आप याद रखेंगे मित्र। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे बात करूं इनकी और कुछ रचनाएं कौन सी हैं साथी, ध्यान से देखिएगा, और इनकी कुछ रचनाएं कौन सी हैं, तो देखिए इनकी क्या है, नीरजा हो गया, फिर इसके बाद क्या साथी, निहार होता है, निहार। ठीक है, नीरजा है, और कौन सी है, निहार है, नीरजा हो गया साथी, निहार हो गया, फिर इसके बाद क्या है, गिल्लू है, गिल्लू है। ठीक है, गिल्लू हो गई, नीरजा हो गया, निहार हो गया, और फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं साथी सांध्य गीत। ठीक है, सांध्य गीत इन्हीं की रचना है, सांध्य गीत, नीरजा हो गया, निहार हो गया, गिल्लू हो गया, सांध्य गीत हो गया साथी, तो ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। देखिए महादेवी वर्मा को साथी आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं, क्या कहते हैं, आधुनिक मीरा, मीरा 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 मीरा, आधुनिक मीरा, है ना। तो आधुनिक मीरा के नाम से अगर पूछा जाए किसको जानते हैं साथी, तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। और नीरजा के लिए इनकी रचना जो थी, सक्सेरिया पुरस्कार इनको दिया गया था साथी, कब दिया गया था, 1934 में दिया गया था। और अन्य रचनाएं इसकी इनकी क्या है, तो नीरजा है, निहार है, गिल्लू है, सांध्य गीत है, बहुत सारी रचनाएं इनकी है साथी, इस बात को जानिएगा। चलिए आधुनिक मीरा भी कहते हैं। और भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, तो महादेवी वर्मा को मिला था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या रहा, आगरा, मथुरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है, ये आपको बताना है साथी, कौन सी बोली जाती है ये आपको बताना है। चलिए, क्या ये बोली जाती है ब्रजभाषा, या फिर खड़ी बोली, या फिर अवधी, या फिर बांगरू बोली जाती है, ये आपको बताना है साथी। चलिए मैं आपसे बात करूं बांगरू कौन सी है, तो पश्चिमी हिंदी की है कि नहीं है साथी, बिल्कुल ही पश्चिमी हिंदी की ये बोली है। पश्चिमी हिंदी में मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या के बी सी बाबू कहाँ रहते हैं, तो केबीसी बाबू कहाँ रहते हैं साथी, तो पश्चिम में रहते हैं। मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी, केबीसी बाबू पश्चिम में रहते हैं। ठीक है, केबीसी बाबू पश्चिम में रहते हैं। मैं आपसे के से बात करूं तो खड़ी बोली होती है साथी, बिल्कुल ही खड़ी बोली होती है। बी से अगर मैं बात करूं तो क्या ये ब्रज होती है, बिल्कुल होती है। सी से अगर मैं बात करूं साथी तो कन्नौजी होती है, क्या बिल्कुल होती है। बी से अगर बात करूं तो क्या ये बांगरू होती है साथी, बिल्कुल ही बांगरू होती है। मैं बू से अगर बात करूं तो क्या आपके पास में अगर बात करूं साथी तो क्या ये बुंदेली होती है, क्या बिल्कुल होती है। चलिए तो ये हो गया। अवधि, देखिए अवधि किसकी है, तो ये साथी पूर्वी हिंदी की, मैंने आपको बताया था कि ये पूर्वी हिंदी में आती है। कौन कौन सी, ए बी सी, है ना। ए बी सी मतलब क्या होता है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये से क्या हो जाएगा साथी, अवधि हो जाएगा। बी से अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा, बघेली हो जाएगा। ठीक है, सी से आपसे बात करूं तो क्या बन जाएगा, ये छत्तीसगढ़ी बन जाएगा। ठीक है, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए, तो खड़ी बोली किसमें आ जाएगी साथी, खड़ी बोली भी आ जाएगी किसमें, पश्चिमी हिंदी में आएगी, अर्थात पश्चिमी हिंदी में आएगी। इस बात को हम लोगों ने देख लिया, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये पूछ रखा है मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में कौन सी बोली जाती है मित्र, तो वहां पे बोली जाती है क्या, ब्रज बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है। ठीक है, ये खड़ी बोली किन क्षेत्रों में, तो दिल्ली वाले क्षेत्रों के आसपास में, उन सब में बोली जाती है साथी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर इन क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है ना। चलिए, ओधो ब्रज मोहे विसरत नाही। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं देखूं साथी, आगे चलते हैं। और ब्रज भाषा में आपसे अगर पूछे साथी रचनाएं, सूरदास अपनी रचनाएं सिर्फ ब्रज भाषा में किए थे साथी, कई बार पूछ रखा है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा क्या, देखिए मुहावरा और लोकोक्ति बड़े इंपॉर्टेंट है साथी, मैंने आपको लिखा रखा था मुहावरा क्या होता है। देखिए मुहावरा जो होते हैं साथी, ये क्या होते हैं, शार्ट होते हैं, छोटे होते हैं, अल्प होते हैं, वाक्यांश कह सकते हैं साथी, ये होते हैं वाक्यांश। ठीक है, ये होते हैं वाक्यांश साथी, मुहावरे जो होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं क्या, लोकोक्ति की अगर बात करूं साथी, लोकोक्ति की बात करूं, लोकोक्ति की आपसे बात करूं तो लोकोक्ति जो होता है ये पूर्ण 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 वाक्य होता है साथी, पूर्ण वाक्य होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। क्या लिखने में से धूर्त सबसे संबंधित मुहावरा क्या है, मुहावरा आपको धूर्त से संबंधित क्या है, क्या हाथ साफ करना, नहीं भैया, हाथ साफ करने का मतलब क्या होता है, बढ़िया से खींच देना किसी को, है ना। आगे कह रहा है कि नाको चने चबवाना नहीं, नाको चने चबवाना नहीं होता साथी। आगे कह रहा है रंगा सियार या जहर उगलना। ठीक है, तो जहर उगलना का मतलब क्या होता है, बहुत ही जबरदस्त, है ना, अलग तरीके की वो करना किसी की।
आगे रंगासियार, क्या बिल्कुल ही बिल्कुल ही बिल्कुल ही रंगासियार है मित्र, बिल्कुल रंगासियार। यानी निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित क्या है मुहावरा? तो रंगासियार है ना। रंगासियार मतलब धूर्त व्यक्ति, मक्कार व्यक्ति, झूठा व्यक्ति, है ना, उसी को कहते हैं। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता, पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा, ये आपको बताना है साथी। पवित्रता का विशेषण क्या होगा? देखिए पवित्रता शब्द जो होता है साथी, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर इसके विशेषण की मैं बात करूं तो क्या बनेगा मित्र? पवित्र बनेगा। क्या बिल्कुल ही सही होगा, ये पवित्र बनेगा। और ये क्या होगा साथी? ये जो होगा ये भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बनेगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे भाववाचक संज्ञा क्या होती है साथी, तो भाववाचक संज्ञाएं वे होती हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, बस अनुभव करते हैं जिनका साथी, वो हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अर्थात उसको हम लोग कहीं भी प्लेट वगैरह में परोस कर नहीं रख सकते। अर्थात ये क्या होगा साथी? तो भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत वो पवित्रता होगी। लेकिन अगर उसके विशेषण की बात करें तो पवित्र, है ना। पवित्र आत्मा, है ना, पवित्र आत्मा अगर देखो तो आत्मा क्या है? पवित्र है साथी। यानी आत्मा की विशेषता बता रहा है कौन? पवित्र। अर्थात वो क्या होगा? विशेषण होगा। और यही पूछ रखा था, पाक भी नहीं होगा, पवित्रता कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये हमारा जो होगा पवित्र होगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है मित्र। यहां से अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो देखिए तीन तीन क्वेश्चन आपको यहां से देखने के मिलते हैं। और हर बार गद्यांश तो फिक्स है कि आपको गद्यांश आना ही आना है आपके पेपर में। इसलिए गद्यांश को बड़ी ही ईमानदारी से पढ़िएगा और बड़ी ही साफ तरीके से पढ़िएगा। और फिर हम साइड होते हैं और फिर हम लोग इसका जवाब भी देंगे मित्र। देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा संबंधित प्रश्न 10 से 12 के उत्तर दीजिए। कह रहा समाचार पत्र हमको देश और विदेश के समाचारों से अवगत कराने के साथ साथ विश्व की गतिविधियों के प्रति एक दृष्टिकोण बनाने में भी सहायक होते हैं। राजनीतिक, कला, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन आदि विषयों पर लेख प्रकाशित करके हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं। इसके अतिरिक्त विगत और वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में भविष्य को देखने की दूरगामी दृष्टि भी प्रदान करते हैं, जिससे हम प्रत्येक प्रकार के दाव, है ना, प्रत्येक प्रकार के दाव पेचों के प्रति सतर्कता बरत सकते हैं। समाचार पत्र व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के प्रतीक हैं। जनहितकारी कार्यों की प्रशंसा और जन विरोधी कार्यों की निंदा और आलोचना से समाचार पत्र ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जो प्रजातंत्र के फूलने में सहायक होते हैं। समाचार पत्र जनमत तैयार करने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। जब उनके विचार हजारों लाखों पाठकों तक पहुंचते हैं तो उनका सामूहिक प्रभाव होता है और समाज में एक धारणा पनपने लगती है। इस तरह एक दृढ़ जनमत तैयार हो जाता है। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई है, स्वतंत्रता की लड़ाई में समाचार पत्रों का इस दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए कितना अच्छा समाचार पत्रों के बारे में बातें किया है। अब देखते हैं इसके प्रश्न को। यह गद्यांश संबंधित है प्रजातंत्र से या फिर ज्ञान विज्ञान से, पत्रकारिता से, साहित्य। देखिए अभी हम लोग देखा किसके बारे में? समाचार पत्र के बारे में मित्र। और कह रहा है कि समाचार पत्र जो होता है ये लोगों को जागरूक करता है। साथ ही समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं वो अपने विचारों को फैलाने का काम करते हैं, साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, समय समय पर अवेयर करते रहते हैं लोगों को, ताकि लोकतंत्र जैसी चीजों को भी बचाया जाए और समाज में हो रही कुरीतियों के प्रति लड़ा जाए, उसके साथ उसके उसके खिलाफ आवाज उठाया जाए, लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों को जाने, और है ना। तो बहुत सारी तरीके की चीजें समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाता है। लेकिन आज का समाचार पत्र जितना बिक चुका है साथी, दुनिया में कभी भी ऐसा समाचार पत्र बिका नहीं था। आज के न्यूज नेशन जो न्यूज चैनल वाले हैं साथी, जितने भी न्यूज चैनल वाले पर्टिकुलरली किसी एक की बात अगर नहीं करें साथी, तो मैक्सिमम की बात मैं बताऊंगा आपको, सिर्फ चाटुकारिता और दलाली में लगे हुए हैं। किसके? सत्ता के बस यही है साथी। चलिए इसीलिए गोदी मीडिया नहीं कहा जाता। जितने भी हैं सबकी स्थितियां यही हैं। देखिए कह रहा है यह गद्यांश संबंधित है प्रजातंत्र, तो हमने अभी पढ़कर आया क्या साथी? पत्रकारिता से पढ़कर आया, पत्रकारिता से। और पुलित्जर पुरस्कार की बात करूं आपसे मित्र, पुलित्जर पुरस्कार कहां पे दिया जाता है? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। कौन सा? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखें। अगर हम क्या रखा है यहाँ पे कि संपूर्ण गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? संपूर्ण गद्यांश का केंद्रीय भाव यानी पूरी गद्यांश को पढ़ने के बाद आपके मन में इसमें से क्या आ रहा है? समाचार पत्रों का महत्व बताना, या फिर समाचार पत्रों के गुण दोष गिनाना, या फिर पत्र संपादकों का समाज में स्थान निश्चित करना, या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है कि इसमें से क्या होगा। एक बार फिर आप पढ़ लीजिए ना हो तो गद्यांश को साथी, और इसका जवाब मुझे बताइए कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है। चलिए तो पूछ रखा था इसका क्या मतलब होगा, यानी पूरे गद्यांश को पढ़ने के बाद आपके अंदर इसमें कौन से तरीके का इसके अंदर आ रहा है साथी, क्या लग रहा है आपको इसको पढ़ने पर? ठीक है। चलिए तो चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए पढ़ दिए होंगे आप साथी, और देखते हैं क्या है इसके अंदर।
तो कह रहा है संपूर्ण गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो संपूर्ण गद्यांश का केंद्रीय भाव का मतलब है साथी, पूरा पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि इसमें समाचार पत्रों के गुण दोष नहीं बताए जा रहे हैं मित्र, गुण दोष तो नहीं बता रहे हैं, गुण दोष नहीं बताए जा रहे हैं। फिर क्या बताए जा रहे हैं, पत्र संपादकों का समाज में स्थान निश्चित करना, नहीं, पत्र संपादकों का स्थान भी ये निश्चित नहीं करा रहा, उसके पुरस्कार उसे यहां नहीं देना चाहती। इनमें से क्या करा, कोई नहीं। समाचार पत्रों का महत्व बताना है, इसमें क्या है, पूरा मतलब है इसका ये है कि समाचार पत्र कितने अच्छे होते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। जो लोग समाज के इस तरीके के हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं साथी, और जनमानस में एक क्रांति भी आती है किसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं। देखिए कह रहा है इस गद्यांश में लेखक का उद्देश्य, इस गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य था, क्या उसका इंटेंशन रहा साथी, जो ऐसा उन्होंने गद्य लिखा, क्या लिखा, उनके मूल रूप से वो क्या कहना चाहते थे। देखिए कह रखा है यहाँ पे क्या कि पत्रकारों को अपने अधिकारों के प्रति सावधान करना है, या पाठकों को पत्रकारिता की व्यवसाय की ओर आकृष्ट करना, या समाचार पत्रों की सेवाओं को गिनाना है, या फिर कोई विशेष बात नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा मुझे इसका सही जवाब क्या होगा मित्र, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो इसका सही जवाब होगा हमारा क्या क्या पत्रकारों को अपने अधिकारों के प्रति सावधान करना है। भैया नहीं, पत्रकारों के लिए ये बातें नहीं थी, जनमानस के लिए है। पाठकों को पत्रकारिता का व्यवसाय की बात थोड़ी ना इस पत्र में थी। आगे कह रहा है कि समाचार पत्रों की सेवाओं को गिनाना, हाँ इसमें यही इन्होंने बताया कि समाचार पत्र कौन कौन सी सेवाएं क्या किस तरीके की हैं, उनके क्या क्या उनसे लाभ होते हैं, उन्हीं को कह रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा कि एक पंथ दुई काज, है ना, एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। देखिए अक्सर आप गांव में सुने होंगे भैया जा रहे हो, अरे एक पंथ दुई काज हो जाएगा, मतलब एक साथ कई काम कर लेंगे हम लोग, है ना, एक साथ कई काम हो जाएंगे, यानी एक से ज्यादा होंगे तो वो एक पंथ दुई काज का मतलब होता है। तो कहीं का लिख रखा कह रहा है एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, हाँ भैया यही तो चाहते हैं हम कि एक पंथ दुई काज हो जाए, है ना, एक पंथ दुई काज। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक, यानी कि उनको पुरस्कार कौन सा प्राप्त हुआ था, ये आपको बताना साथी। मैं साइड हो रहा हूं, आप बताइए क्या सार्क लिटरेरी अवार्ड मिला था, या फिर सरस्वती वाला मिला था। आपको बताना है मित्र कि कौन सा इनको पारितोषिक मिला था साकेत पर। चलिए बताइए क्या सरस्वती मिला था, या फिर ज्ञानपीठ, या मंगला प्रसाद मिला था। तो अगर मैं बात करूं साथी 1936 में, 1936 की मैं बात करूं, 1936 में क्या मिला था इन्हें, तो इन्हें मिला था मंगला। ठीक है, कौन सा, मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको मिला था। मंगला प्रसाद पुरस्कार किसको मिला था, तो मिला था ये मैथिली शरण गुप्त को साथी, मैथिली शरण गुप्त को मिला था। ठीक है, मैं और इनकी बात करूं जय भारत किसकी किसकी है साथी, तो जय भारत इन्हीं की रचना है। और मैं बात करूं यशोधरा किसकी रचना है साथी, यशोधरा तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साकेत भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, मंगला प्रसाद हो जाएगा मित्र, मंगला प्रसाद बिल्कुल ही सही बनेगा। चलिए आगे चलूं, अगर अगले प्रश्न की आपसे बात करूं, लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। लोहे के चने चबाना, भैया लोहे के चना चबाना या का बहुत कठिन काम करना, आपको लोहे का चन्ना कोई चबाता है, नहीं ना। चलिए तो आगे देखते हैं, कह रहा है कि बहुत कठिनाई का सामना करना, बहुत खतरा उठाना, चनों के लिए मारे मारे फिरना, ना भैया चन्ना के लिए काहे दौड़ेगा हो कोई, है ना। तो लोहे के चनों का शौकीन होना, नहीं लोहे का चन्ना कौन खाता भैया। तो कठिन, देखिए बहुत कठिनाई का सामना करना, है ना, बहुत कठिनाई का सामना करना, ये बहुत ही सटीक जवाब होगा लोहे के क्या, चने चबाना। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न में कह रहा है कि लिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी आपको शुद्ध वाक्य पहचानना साथी। देखिए कह रखा है उसकी शंका का निवारण हो गया, संख्या का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, अब उन्हें अब शंका नहीं है। शंका का क्या होता है मेरे भैया, शंका का तो समाधान होता है ना, निवारण थोड़ी होता है, वो तो समस्या का निवारण किया जाता है मित्र, शंका का समाधान किया जाता है। इसलिए जहां भी समाधान लिखा है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है
कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची बतानी है आपको कि कौन सी नहीं है, यानी कि तीन इसमें से दैत्य के होंगे। कौन कौन? जैसे राक्षस हो गया, जैसे कौन हो गया, निशाचर हो गया, दानव हो गया, ये सब के सब कौन है साथी? रजनीचर हो गया, ये सब के सब होते हैं क्या? निशाचर यानी दैत्य राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन भुसूर नहीं होता साथी। भुसूर किसका होता है? तो भुसूर ब्राह्मण का होता है। ब्राह्मण का होता है, इस बात को आप बिल्कुल ही याद रखेंगे। भुसूर ब्राह्मण का होता है। और इसने कह रखा था कि कौन इसमें से दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है, तो वो कौन सा है? भुसूर है। ठीक है, भुसूर। आगे देखते हैं, देखिए कह रहा है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। यानी देखिए संयुक्त वाक्य, वाक्य हम लोग पढ़ेंगे साथ ही, वाक्य पर भी क्लास आपकी आने वाली है कि वाक्य क्या होते हैं। देखिए वाक्यों की अगर मैं बात करूं साथी तो संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, इनके बारे में आपसे बात करूं। अगर देखिए मिश्र वाक्य के लिए आप साथी आप बस इतना याद रखेंगे, मिश्र वाक्य के लिए आप याद रख लीजिए क्या? मिश्रा जी, है ना। मिश्र वाक्य के लिए बस मिश्रा जी को याद रख लीजिए। जी मतलब जहां भी आपको जो सो जैसे चीजें आए। देखिए अगर ये ट्रिकली चीजें हैं, ये टैग वर्ड है साथी, इन चीज को याद रखेंगे। लेकिन अगर अगर मैं बात करूं आपसे कि इसको वाकई इसको कैसे याद रखना है, तो इसके लिए देखिए क्या होता है कि जब भी मिश्र वाक्य का मतलब होता है कि इसमें उपवाक्य भी जुड़े हुए होते हैं, यानी दो उपवाक्यों को कोई एक ऐसा शब्द होगा हमारा जो इन दोनों को जोड़ता है, तभी कंप्लीट अर्थ निकलता है ना। यानी पहला वाला जो वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, वो दूसरे वाले पर डिपेंड होता है। पहला वाक्य अगर दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है या दूसरा, है ना, तो वहां पे क्या होता है साथी हमारा? वहां मिश्र वाक्य होता है, यानी बिना दोनों के वो वाक्य कंप्लीट ही नहीं होगा, इसलिए वहां पे मिश्र वाक्य कहते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य की अगर मैं बात करूं आपसे, तो दोनों ही वाक्य हमारे कंप्लीटली होते हैं। बस उन्हें क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। कौन? और जोड़ता है, इसलिए जोड़ता है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए। तो क्या कर रखा है कि मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं, मैं वाराणसी जा रहा हूं क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है ना, क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। देखिए मैं वाराणसी जा रहा हूं, अभी देखिए फिर कह रहा क्या? क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, तो ये जोड़ने का काम किया क्योंकि, इसलिए यहां पे ये संयुक्त तो हो नहीं सकता, है ना। ये कहां डिपेंड है? ये इनके ऊपर डिपेंड है। फिर आगे देखिए कह रहा मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा है ना। देखिए मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा है, नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं इलाहाबाद, अगर यहाँ पे पहली बात शुद्ध लिखा ही नहीं, जा रहा हूं होना चाहिए, तो भी संयुक्त नहीं बल्कि सरल वाक्य होगा। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूं, नहीं ये नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? ये आगे कह रहा मुझे परीक्षा देनी है और मैं, देखिए और को पकड़िएगा मित्र, और को पकड़िए, जहां भी और आपको दिखेगा आप तुरंत कहेंगे कि सर ये संयुक्त वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, बिल्कुल ही इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जहां भी जो सो ऐसी चीजें आपको दिखेंगी, है ना, और जहां भी कॉमा दिखेगा बीच में आपको साथी, जहां पे दो उपवाक्यों को जोड़ने की बात आती है, वहां पे मिश्र वाक्य होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसने संयुक्त पूछ रखा था, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल ही सही जवाब होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। आपको शुद्ध वर्तनी देखनी, क्या क्लेश? ऐसे नहीं, कलेश है ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, कलेश हो जाएगा साथी, तो ये नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? क्या ये वाला सही होगा? कलेश नहीं, ये तालव्य स होता है, दंत स नहीं होता है। देखिए इस वाले स को हम लोग क्या बोलते हैं साथी? तो दंत स बोलते हैं। और इस वाले स की मैं बात करूं आपसे तो इसको क्या बोलते हैं? तालव्य स बोलते हैं। और इस वाले स की बात करें तो क्या बोलते हैं इसको? मूर्धन्य स बोलते हैं, इस बात को जान रहे होंगे। तो क्या ऐसे क्लेश लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं सर, बिल्कुल भी इस तरीके से क्लेश गलत होता है। फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा वही सही होगा। क्लेश कैसे लिखते हैं? तो क्लेश इस रूप में लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे मैं बात करूं अगले प्रश्न की आपसे। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, देखिए वर्तनी के शब्द भी बहुत पूछे जाते हैं मित्र, इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे। मैं आपको बताऊं कवित्री, क्या इसमें से कौन सा सही है? क्या कवित्री सही है, कवियत्री सही है, या कवयित्री सही है, कवियत्री सही है, कवित्री सही है, कवियत्री सही है? तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा मित्र, ये भी नहीं होगा, कवियत्री होता है, बिल्कुल ही सही होगा। ऑप्शन नंबर ए की अगर मैं बात करूं तो सही होगा। मैं आपके सामने और कुछ शब्द लिख रहा हूं साथी, क्या ये सही लिखा है, हाँ या ना? आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे।
चलिए, आप मुझे बताएंगे साथी कि क्या ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है, बताइए। अहिल्या सही लिखा है, अतिशयोक्ति सही लिखा है या नहीं लिखा है, इस बात को आप मुझे बताएंगे साथी। चलिए, अहिल्या की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ही गलत है वो साथी, अहल्या होता है, अहिल्या कोई शब्द नहीं होता है, इस बात को याद रखेंगे। अतिशयोक्ति की बात करूं तो साथी अतिशयोक्ति वो गलत लिखा है, पीछे यहाँ पे होता है अतिशयोक्ति, ये आपका सही लिखा है अतिशयोक्ति। ठीक है, चलिए आगे मैं आपसे बात करूं अगले प्रश्न की, तो देखते हैं अगले प्रश्न पे क्या दे रखा है साथी। चलिए, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। देखिए, कनिष्ठिका और मध्यमा साथी ये क्या होता है हमारा, अगर मैं बात करूं तो ये हमारी कौन सी है, मध्यमा, बीच वाली को मध्यमा बोलते हैं। ठीक है, और ये होती है हमारी कनिष्ठिका, ये कौन सी होती है साथी, तो कनिष्ठिका होती है। देखिए, सबकी मैं बात करूं, ये अंगुष्ठा होता है साथी, ये तर्जनी होती है, ये मध्यमा होती है, इसकी मैं बात करूं तो अनामिका होती है, और इसकी बात करूं तो कनिष्ठिका होती है। तो इसने क्या कह रखा था कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच, यानी कि इनके बीच, ये वाली उंगली को पूछ रहा है, इन दोनों के बीच को क्या कहते हैं, तो इस वाली बीच वाली को मैंने अभी बताया आपको क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं साथी। क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं, इस बात को आप जान रहे होंगे। और मुझे बताइए, अनामिका, श्रीमल, जूही की कली, ये रचनाएं किन की हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथी, कमेंट बॉक्स में बताइए। अनामिका, ये बिल्कुल ही सही लिखा है, अनामिका, और अनामिका इसी का नाम होता है। चलिए, जिसमें लोग रिंग करते हैं साथी, पहनते हैं ना, रिंग फिंगर भी बोलते हैं कई बार। देखिए आगे क्या कर रखा है कि जिसके पेट में माने रस्सी यानी दाम बांध दिया हो, उसी को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जिसके पेट पर बांध दिया गया हो क्या, रस्सी। तो क्या दामाद कहते हैं, अरे भैया दामाद के लिए काहे रस्सी बांधेंगे, दाम कहते हैं क्या, दामाद इतर कहते हैं या दामोदर कहते हैं मित्र। तो जिसके भी पेट पर रस्सी बंधी हुई होती है उसे क्या कहते हैं, दामोदर कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, दामोदर कहते हैं, इस बात को याद रखिए। चलिए, आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि पीछे पीछे चलने वाला वाक्य के लिए आपको बताना है मित्र, के लिए एक शब्द क्या है, क्या अनुचर है, अनुचर है या फिर अनुवर्ती है, अनुगामी है, अनुगमनीय है, आपको बताना है। पीछे पीछे चलने वाला तो कौन होता है साथी, तो ऐसे लोगों को हम लोग अनुगामी बोलते हैं या अनुगमनीय बोलते हैं, अनुचर बोलते हैं, अनुवर्ती बोलते हैं। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में मित्र की क्या होगा इसका जवाब, पीछे पीछे चलने वाला, चलिए बताइएगा। तो इसका होगा मित्र क्या, अनुगामी होगा क्या, बिल्कुल ही सही होगा, बिल्कुल ही सही होगा, उसको क्या बोलते हैं, अनुगामी बोलते हैं, जो पीछे पीछे चलता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करूं, चौथाई शब्द में विशेषण है, क्या है, आवृत्ति, आवृत्तिवाचक है या फिर क्रमवाचक है, गणनावाचक है या अपूर्ण बोधक शब्द है साथी। देखिएगा ना, चौथाई, देखिए चौथाई का मतलब क्या होता है साथी, आप पढ़ेंगे मैथ में भी कि ये एक तरीके का फ्रैक्शन है, अर्थात भिन्न होती है चौथाई, है ना। अगर चौथाई की बात करूं, एक चौथाई की मैं बात करूं, दो चौथाई, तीन चौथाई, चार चौथाई, जितने भी चौथाई, तो साथी चौथाई मतलब अगर मैं बात करूं एक चौथाई की बात करूं तो 1/4, है ना, ऐसी चीजें होती हैं। तो चौथाई का मतलब क्या हो गया, किसी का भी चौथाई हिस्सा की बात कर रहा है साथी, चौथाई हिस्से की बात कर रहा है। क्या ये अपूर्णांक बोधक होगा क्या, देखिए पूर्णांक भी आपने पढ़ा होगा मैथ में साथी कि पूर्णांक क्या होते हैं, है ना, अपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इन चीजों को भी आपने पढ़ा होगा। तो क्या ये पूर्णांक, पूर्णांक का बोध करा रहा है, अपूर्णांक का करा रहा है साथी। तो पूर्णांक मतलब कंप्लीट 2 3 4 5 6 ये होगा, अपूर्णांक मतलब क्या होगा मित्र, जो फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, अर्थात चौथाई, तिहाई, है ना, ये सब क्या बनेंगे हमारे, तो ये सब बनेंगे अपूर्णांक बोधक। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा हमारा साथी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही सही जवाब बनेगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं साथी कि अगले प्रश्न में क्या चीजें हैं। देखिए बताइएगा आप, कह रहा विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण जिस भी संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, क्या संख्यावाचक विशेषण कहते हैं क्या, नहीं सर संख्यावाचक विशेषण नहीं कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, तो ये दो तरीके के होते हैं साथी, कौन से, एक निश्चित संख्यावाचक होता है और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। जहां एक कंप्लीटली बात हो कि कितने लोग हैं, यानी 2 4 10 5 10 यानी पूर्णांक की बात होती है, वहां हमारा निश्चित संख्यावाचक होता है। और जहां पे कुछ हो गया, कुछ लोग हो गया, सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसी बातें होती है, वहां अपूर्ण संख्यावाचक। गुणवाचक की विशेषण होता है क्या, तो गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है जहां पर किसी की विशेषता बताई जाए, किसी के रूप, रंग, आकार, इस तरीके की चीजें बताई जाए साथी, वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है, इस बात को हम लोग जानते हैं। तो क्या सार्वनामिक विशेषण होता क्या, नहीं, सार्वनामिक विशेषण तो बस दो ही होते हैं साथी, कौन होता है, यह होता है और वह होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर है कौन,
विशेष्य, विशेष यानी विशेषण, जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, उसी को विशेष्य कहते हैं, जिसकी भी विशेषता बताई जाती है और जिसकी जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। साथ ही इस बात को आप जान रहे होंगे। चलिए आगे रहा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेष है आपको बताना, क्या आसीन, आसीन, मधुर या फिर अग्नि या फिर आपको बताना कर्मठ, इनमें से कौन सा शब्द विशेष्य है आपको बताना है। साथी कौन विशेष्य है, अग्नि, कर्मठ या फिर ये है, आपको बताना है। क्या अगर अगर मैं बात करूं साथी अग्नि की, तो अग्नि का जो विशेष इसमें पूछ रखा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है, तो विशेष्य आपको बताना है कि कौन सा है। तो देखिए ये सब के सब जो बनेंगे साथी अलग है, लेकिन अग्नि की मैं बात करूं तो ये होता है हमारा विशेष्य। तो इसका विशेषण क्या होता है, अग्नि का विशेषण जो बनता है वो क्या बनता है, आग्नेय बनता है साथी, आग्नेय बनता है। और आप मुझे बताएंगे कि किन दो दिशाओं के बीच की दिशाओं को हम लोग आग्नेय दिशा कहते हैं, कौन सा है जो आग्नेय है, नैऋत्य क्या होता है, ये आप मुझे बताएंगे कि किन दिशाओं को हम लोग बोलते हैं आग्नेय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और आगे मैं बात करूं आपसे साथी, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं, इसमें आपको बताना कि दास का पर्यायवाची है कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। क्या मृत्य, अनुचर, परिकर या फिर सेवक, आपको बताना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइएगा। चलिए तो देखिए अनुचर भी होता है साथी, ये भी होता है, ये भी होता है, तो पूछ रहा कौन सा पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन परिकर हो जाएगा साथी, परिकर। और कौन सा होता है इसका, तो किंकर भी होता है, किंकर भी होता है साथी, दास भी होता है ना, दास भी इसका पर्यायवाची होता है, दास होता है, किंकर होता है, सेवक होता है ना, नौकर होता है, ये सब के सब हो गए। आगे देखिए कह रहा जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, क्या अगम होगा, स्थावर होगा, दुर्गम होगा, नहीं। देखिए अगम का क्या हो जाएगा, सुगम हो जाएगा मित्र, क्या बन जाएगा, अगम का सुगम बन जाएगा। अगर मैं बात करूं दुर्गम, दुर्गम का सुगम बनेगा साथी। चलिए दुर्गम की अगर मैं बात करूं तो दुर्गम का क्या बन जाएगा, सुगम बन जाएगा, सुगम बन जाएगा। अगर मैं बात करूं चंचल, चंचल का क्या हो जाएगा मित्र, तो चंचल का हो जाएगा, बताइएगा मुझे चंचल का क्या हो जाएगा। और इसका जंगम का पूछ रखा था इसने कि क्या होगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा साथी, जंगम का हो जाएगा अस्थावर। ठीक है, चंचल का क्या हो जाएगा, क्या शांत लिख सकते हैं साथी, शांत लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चंचल ये अगर जंगम का क्या हो जाएगा, अस्थावर हो जाएगा। ये आप आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए कह रहा कि चना का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, तत्सम और तद्भव की मैं बात करूं साथी, तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम, अर्थात उसके समान, यानी किसके समान, तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं साथी। लेकिन जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। इस बात को आप बिल्कुल ही जान रहे होंगे। तो चना का क्या होता है साथी, चना का बताइएगा मुझे, तब तक आप मुझे कुछ और भी शब्द बताएंगे। गेहूं का क्या होता है, सरसों का क्या होता है, गेहूं का बताएंगे साथी, सरसों का बताएंगे मुझे, और आप मुझे बताएंगे किसका, तो किवाड़ का बताएंगे साथी, किवाड़ का बताएंगे क्या होगा। ठीक, और आप मुझे बताएंगे गोबर का क्या होगा मित्र, गोबर का क्या होगा। ठीक, ये आप तत्सम मुझे बताएंगे। देखिए चना की अगर मैं बात करूं तो क्या बनेगा साथी, चना का क्या बनेगा, तो चणक बनेगा, बिल्कुल ही चना का चणक बनता है। गेहूं की आपसे बात करूं साथी तो गोधूम बनता है, क्या बनता है, गोधूम होता है। सरसों की बात करें मित्र तो सरसप होता है, सरसप होता है साथी, सरसप होता है। अगर मैं बात करूं किवाड़ की तो क्या बनता है, कपाट बनता है साथी, कपाट बनता है। अगर मैं आपसे बात करूं गोबर की तो क्या बनेगा मित्र, गोमय बनेगा, क्या गोमय बनेगा। चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कह रहा घृत शब्द का, घृत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, घृत का तद्भव रूप क्या होगा, ये आपको बताना है मित्र कि घृत का तद्भव क्या होगा। देखिए एक्चुअली ये गृध गलत लिख रखा है, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, गृद्ध, है ना, गृद्ध, गृद्ध होगा साथी, गृद्ध। मैं सही कर दे रहा हूं, यहाँ पे होगा क्या, गृद्ध होगा। और इसने पूछ रखा है गृद्ध शब्द का तद्भव क्या होगा, तो क्या गीधना होगा, गिधी होगी, गृद्ध होगा या फिर गीध होगा, तो साथी गीध होता है, गिद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो गीध हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथी, गीध हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये हमारे 30 क्वेश्चन रहे साथी, और ये करंट अफेयर के भी क्लासेस आपके सामने चल रहे हैं, इनसे भी आप लोग जुड़िए मित्र।
हमारे चैनल पर हर तरीके की क्लासें अर्थात यूपी पुलिस की कंप्लीट, अगर मैं बात करूं आपसे कि कंप्लीट अगर तैयारी की साथी तो कंप्लीट तैयारी चल रही है, इसलिए आप हमारे चैनल पे अन्य तरीके के प्रैक्टिस सेटों पर भी जुड़े साथी और उसका भरपूर लाभ लें आप। ठीक है, तो आज आप बताएंगे मित्र कि आपके इस 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा, ये आप मुझे बताएंगे कि कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथी, है ना। और अभी भी अगर आपने साथी जागरूकता नहीं दिखाई है तो आप बिल्कुल भी लेट मत करिए, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ रहे हो लेकिन बाकी लोग पढ़ रहे हैं साथी, तो जीतेगा वही, जो जंग वही जीतेगा, मैदान वही जीत कर ले जाएगा जिसने मेहनत किया मित्र। इसलिए हर रोज पढ़िए, हर रोज लड़िए, है ना, एक नए तरीके के जज्बा के साथ, नए तरीके के, अगर मैं बात करूं जोश के साथ आपको लड़ना है मित्र। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में साथी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।